जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट की ये प्रॉब्लम है। फाइनल अकाउंट क्लास 12 प्रॉब्लम आप ध्यान से देखेंगे। इससे पहले की जो तमाम सवाल हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 तक, वह ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका लाभ उठाने के लिए आप प्लेलिस्ट का प्रयोग अवश्य कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ओमेगा लिमिटेड की 100 रुपये प्रति अंश वाले ये 2000 अंशों में विभक्त 2 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी है। वह प्रत्येक 100 रुपये के 1006% ऋण पत्रों के निर्गमन की भी अधिकारी है। 31 दिसंबर 2015 को इसकी पुस्तकों में निम्नलिखित शेष लिए गए थे। यहाँ पर इनकी तमाम संपत्तियाँ लिखी गई हैं और खर्चे लिखे गए हैं। इन्होंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के रूप में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया है, न कि ट्रायल बैलेंस के रूप में। इसको समझने के बाद आप ध्यान से, अगर आपके पास ये बुक है तो भी, नहीं है तो भी, आप सिर्फ इसको समझने में आप ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में जो सूचनाएं दी गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें लिखा गया है व्यापार खाता, लाभहानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। यंत्र व मशीनरी को 10% से, फर्नीचर व फिटिंग को 7.5% से, खुले औजारों को 15% से और मोटर गाड़ियों को 20% से अपलिखित कीजिए। विविध देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का एक आयोजन बनाइए। 31 दिसंबर 2015 को व्यापार में स्टॉक यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है जो कि 24,200 रुपये का है। यदि आपके पास क्वेश्चन ये अवेलेबल है तो सही बात है, अगर नहीं अवेलेबल है तो भी सही बात है, क्योंकि आपको इसे समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ #6 लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ओमेगा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। यहाँ पर नोट्स नंबर है और रुपीज़ है। जैसे कि आप पहले के प्रश्नों में सोल्व करते चले आए हैं, ठीक उसी प्रकार से ही सोल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल की वैल्यू लिखते हैं। सेल कितना है यानी बिक्री कितनी होती है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। सेल सबसे पहले आप देखेंगे, बिक्री यहाँ लिखा हुआ है सेल, और ये है 4,05,680 रुपये का। इसी के सामने यहाँ पर विक्रय वापसी है जिसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और ये 6,700 रुपये का लिखा हुआ है। सेल में से सेल्स रिटर्न को अवश्य घटाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि अच्छा अर्थात सही सेल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कुछ चीज़ों को हम आपके सामने लिखेंगे जिसको आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे कि यहाँ लिखा है 4,05,680 रुपये। इसमें से हमने रिटर्न इनवार्ड, जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, इसको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6,700 रुपये घटाने पर जो सेल नेट प्राप्त हुआ है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो है 3,98,980 रुपये। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है अदर इनकम का। अदर इनकम में इनके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ लिखा गया है विनियोगों पर ब्याज। विनियोगों पर ब्याज हमेशा कंपनी के लिए कमाई का जरिया होता है, अर्थात जो पैसा उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया होता है उस पर ब्याज मिलता है। उसके बाद हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल जनरेट अमाउंट देखेंगे थर्ड पार्ट में। यहाँ लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, जिसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3,99,928 यानी 3,99,928। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में सबसे पहला भाग होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको हमने वर्किंग नोट नंबर दिया हुआ है और ये वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाया गया है। आखिर ये रकम कहाँ से आएगी, आइए इसको समझते हैं। ये हमारा है नोट्स टू अकाउंट।
जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है। सबसे पहला भाग इसका होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक, जहाँ से हमने लिया था यहाँ है स्टॉक 1 तारीख का 45,890 रुपये। ये ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद परचेज को यहाँ पर एक अन्य नाम से भी जाना गया है खरीद, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक में हम इस परचेज को जोड़ेंगे और परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी को और क्लोजिंग स्टॉक को दोनों को घटा देंगे। यह जानना जरूरी है कि आखिर यह रकम कितनी है। तो 4,634 रुपये ये रकम आपके सामने है और क्लोजिंग स्टॉक सवाल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अलग से भी लिखी गई है, जिसको आपने देख लिया है। इन दोनों रकमों को हम घटा देंगे तो यहाँ पर घटाने पे हमें 2,56,042 रुपये अर्थात 2,56,042 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्राप्त हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज, दूसरा भाग है इसका। आप चाहे तो यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं ऐसे करके ABCD और E इस प्रकार से नॉमिनेट कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट और एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज, इनको भी हमने वर्किंग का रूप दिया है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में मोस्टली सैलरी और वेजेज आता है। अब इसको देखते हैं सैलरी एंड वेजेज आखिर है कितना। सैलरीज 12,580 है, वेजेज 22,540 है। अब इनको देखेंगे कि कहाँ ये मौजूद है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वेतन यानी सैलरी ये रहा 12,580, मजदूरी यानी 22,540 रुपये का यहाँ पर मौजूद है। दोनों रकमों को हम यहाँ पर क्रमशः जोड़ देंगे, 35,120 35,120 प्राप्त हुआ। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है 100 रुपये वाले 1,000 डिवेंचर यानी 1 लाख रुपए का हो गया। 1,000 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख रुपए का डिवेंचर होगा, और जिसका ब्याज 6% से 6,000 रुपये होगा। 1 लाख गुणा 6/100 करेंगे तो 6,000 होगा। उसी को हमने लिखा है फाइनेंस कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 डाल के 6,000 रुपये, जिसको हमने यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया हुआ है 6,000 रुपये। इसके बाद आता है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, वर्किंग नोट नंबर 4 में है। तो वर्किंग नोट नंबर आपके सामने 4 मौजूद है। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, इसके अंदर प्लांट और मशीन पर, फर्नीचर पर, लूज टूल्स पर, मोटर कार पर, ये 3 प्रकार के डेप्रीसिएशन। ये परसेंटेज यहाँ है। मशीन प्लांट एंड मशीनरी पर 10% कहा है, तो हमने इसका 10% लिया है 16,650 रुपये, जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद है। दूसरा हमने लिया है फर्नीचर एंड फिटिंग। तो यहाँ देखेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग में 7.5% है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग 4600 है। इसको अगर हम डेप्रीशिएट करेंगे तो 4600 इंटू 7.5/100। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप मैनुअली कर सकते हैं। 4600 इंटू 7.5% मैनुअल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 345 यहाँ पर आया हुआ है, ये डेप्रीसिएशन है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे फर्नीचर का पैसा 345 रुपये। लूज टूल का मतलब होता है खुले औजार, यहाँ लिखे हुए हैं, और यहाँ पर है लूज टूल पर खुले औजारों पर 15% से काटना है। इस प्रकार से यहाँ पर लूज टूल जो कि 8,900 रुपये का है, इसका 15% जब काटेंगे तो 1,335 रुपये डेप्रीसिएशन लूज टूल का आएगा। इसके बाद एक डेप्रीसिएशन मोटर कार पर है। यहाँ देखेंगे तो मोटर गाड़ियों पर 20% कहा गया है, और हमारे सामने मोटर कार यहाँ लिखा हुआ, मोटर गाड़ियाँ 4,850 का, तो हमने उसका भी ले लिया है। 20% 970 रुपये आएगा। टोटल डेप्रीसिएशन 19,300 रुपये हो गया। यही डेप्रीसिएशन
एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज हमने यहाँ पर लिखा है, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज 19,300 रुपये। इसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेज। आखिर अदर एक्सपेंसेज में किस प्रकार के खर्चे आते हैं? जो खर्चे बच गए हैं उन तमाम खर्चों को यहाँ पर भर देंगे। जैसे ट्रेड एक्सपेंसेज यहाँ देखेंगे, व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेज एक हो गया 1732 रुपये का, हम उसको लिखेंगे। टैक्स इंश्योरेंस है 3560 रुपये का। कार्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है, गाड़ी भाड़ा 4154 का। एडवर्टाइजमेंट है 11,965 का। इसके बाद 5 खर्चे, 1 2 और आपका हो गया ट्रेड, 3 खर्चे तो यही हो गए। और एक यहाँ पर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ पर बोला है देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन बनाइए। हमारे पास ये देनदार है 25,700 के, इसका भी हमने 5% काटा है तो 1285 रुपये आएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये रहा। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट यह वाला पैसा 11,965 ये रहा। कार्टेज जिसे गाड़ी भाड़ा कहते हैं 4,154 रुपये वो ये रहा। टैक्स इंश्योरेंस यानी कर व बीमा 3560 ये रहा। ट्रेड एक्सपेंस यानी व्यापारिक व्यय 1732 रुपये वो ये रहा। इन सब का टोटल 22,696 रुपये हो गए, जिसको हमने अदर एक्सपेंसेज की हेडिंग में 22,696 रुपये लिखा है। टोटल जो एक्सपेंसेज होता है वो 33 यानी कि 3,39,958 अर्थात 3 लाख यानी 3,39,958 होता है। ये जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हमने अर्थात ये तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट में से हमने फोर्थ पार्ट को घटा दिया अर्थात एक्सपेंसेज को, यानी कि हमने टोटल इस रेवेन्यू में से इस एक्सपेंसेज को घटाया तो हमें 60,770 रुपये का यहाँ पर नेट प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त हो गया है। 60,770 रुपये का ये नेट प्रॉफिट है, जो कि हमारे किताब में आंसर देखेंगे शुद्ध लाभ यहाँ पर है। अब आपको सकल लाभ वाला चक्कर तो पालना नहीं है, शुद्ध लाभ के आगे से आप आंसर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब जो ये पुराना पैटर्न है अब ये बंद हो गया है। नए पैटर्न से आप नेट प्रॉफिट और वर्किंग में आप ये लाभ हानि नियोजन खाते का शेष का रूप देख सकते हैं और बैलेंस शीट आप देखेंगे। नोट्स टू अकाउंट में ही वर्किंग के रूप में एप्रोप्रिएशन का हिसाब किताब रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में या अलग से कर लिया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक बताया है, यानी नेट प्रॉफिट तक दिखा दिया है। अब हम चलते हैं इस सवाल की बैलेंस शीट के पास। बैलेंस शीट आपके सामने मौजूद है। सबसे ऊपर ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज, इस प्रकार से आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वह अगर अच्छा होगा तो आपके क्वेश्चन की मार्किंग अच्छी होगी। बैलेंस शीट को सबसे पहले लिखा जाता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट्स उसके बाद बनाया जाता है। जब हम बैलेंस शीट को बनाएंगे तो सबसे पहला जो मुख्य हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नाम से होगा और इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को जानने के लिए आपको यहाँ पर नोट नंबर 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम नोट नंबर 7 में चलेंगे और वहाँ देखेंगे आखिर ये शेयर कैपिटल कहाँ से आया है। इसके बारे में पहले क्वेश्चन में जान जाते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पूंजी लिखा, अंश पूंजी 2 लाख रुपए, जबकि इसके बारे में और भी जानकारी है जिसमें अदत्त मांगे यानी ये कॉल्स इन एरियर्स है, इसको हम माइनस कर देंगे यानी घटाएंगे। और कंपनी की जो शुरुआत होती है मैक्सिमम 100 रुपये वाले 2000 अंशों में विभक्त 2 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से होती है, यानी ये मैक्सिमम अथोराइज कैपिटल है और वह प्रत्येक 100 रुपये के 1006% ऋण पत्रों के निर्गमन की भी अधिकारी है।
अगर हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 1 लाख रुपए डिवेंचर का अमाउंट आता है। इसका मतलब इनके पास डिवेंचर भी 1 लाख रुपए का है। जब हम इसको नोट्स टू अकाउंट में जगह देंगे तो इसकी जो वर्किंग होगी उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है ऑथोराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल मुख्य हेडिंग, जिसमें 7वां नंबर है नोट्स का, और ऑथोराइज कैपिटल में 2000 शेयर 100 रुपये वाले 2 लाख रुपए के लिखकर इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने 2000 शेयर, क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में लिखा है, तो बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस में जो लिखा है, अभी जो मैंने आपको अमाउंट दिखाया है वह 2 लाख रुपए ही बैलेंस शीट में डालने के लिए कहा है। लेकिन क्योंकि कंपनी की डिमांड, कंपनी की जो मांग है वो 2000 शेयर की 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख की ही है, लेकिन जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है वो 2000 शेयर की 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए में से कॉल्सिन एरियर के जो मैंने बताया अभी आपको आदत मांगे 1500 रुपये वो नहीं मिलेगा, तो कंपनी को 1,98,500 रुपये ही प्राप्त होंगे। और इसलिए हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने 7वां नंबर नोट नंबर है ये, और 1,98,500 रुपये लिख दिया है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ये 6ठा नंबर नोट्स का है। अगर हम इसको 6ठे नंबर नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें सबसे पहला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लास्ट ईयर का है, यानी पिछले साल का। जब हम ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर लाभ हानि खाता जमा 7800 रुपये ये पिछले साल का है, और इस साल का जो प्रॉफिट हमने निकाला है वो हमने ऑलरेडी आपके सामने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था उसमें आपको दिखाया था, और उससे जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया था वो है यहाँ पर 60,770 रुपये, 60,770। तो इसीलिए वर्किंग नोट्स जब बनाया गया तो वहाँ पर 7800 पिछले साल का और 60,770 का इस साल का बैलेंस लिखा गया। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ऐसा कोई जानकारी है नहीं कि रिजर्व में या डिविडेंड के नाम से या प्रपोज डिविडेंड के नाम से कोई रकम डाली जाए, तो ऐसा यहाँ कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर लाभांश के नाम से 5,000 रुपये लिखे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ लाभांश 5,000 रुपये, और आयकर के नाम से 1234 रुपये भी लिखा गया है। इन दोनों रकमों को हमने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की जो हमने नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट दिखाया है उसमें दिखाया है। यहाँ पर दोनों प्रॉफिट हो गए और ये डिविडेंड हो गया और ये इनकम टैक्स हो गया, इन दोनों को घटाना है इसलिए इनको ब्रैकेट में रखा गया है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो जो नेट प्रॉफिट आता है वो 62,336 रुपये का हुआ। और जनरल रिजर्व कंपनी में ऑलरेडी पहले से ही सामान्य संचय के नाम से रकम संचय कोष के नाम से यहाँ पर देखेंगे तो 16,000 की मौजूद है। यह रकम भी इसमें जुड़ जाएगी और ये 78,336 रुपये हो जाएगा। इसी को ही हम यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में 6ठे नंबर की वर्किंग नोट के सामने लिख देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, जैसे कि डिवेंचर का पैसा हो, बैंक लोन का पैसा हो, ये रकम आती है। इस सवाल के मुताबिक अभी जब हमने क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखाया था तो वहाँ पर 6% डिवेंचर्स लिखा हुआ है जो कि 1 लाख रुपए का है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इस प्रकार की रकम आती है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो इसके सामने यहाँ पर ब्लैंक है, यानी कुछ नहीं लिखा गया है। इसके बाद ट्रेड पेबल लिखेंगे। ट्रेड पेबल का अमाउंट जो होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का होता है, यानी देय बिल का। क्वेश्चन के मुताबिक
देय बिल तो है नहीं, लेकिन लेनदार यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लेनदार है यानी क्रेडिटर 28,860 का, इसी को ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में अन्य प्रकार की लायबिलिटीज आती हैं। अन्य प्रकार की लायबिलिटीज से हमारा मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग के रूप में होती हैं मौजूद। उसमें अगर आप ध्यान से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ से आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन के मुताबिक है यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख रुपए का 6% यानी 6% का डिबेंचर है। इसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में कहीं लिखा नहीं है। ऐसे इंटरेस्ट को जिसे हम बाहर से इंटर्ड करते हैं, बाहर से एंट्री करते हैं, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग होता है। इस प्रकार से हमारे लिए यह अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट का जो पैसा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो 6,000 रुपये का है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर आप इसको नोट्स के रूप में दिखाना चाहते हैं तो नोट्स टू अकाउंट में आप लिख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन है, नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि छोटा अमाउंट है, एक ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इस प्रकार से इसको दिखा भी सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है 6,000 रुपये। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल होता है 4,11,696 रुपये यानी 4,11,696। इसके बाद हम चलते हैं एसेट्स में। सेकेंड पार्ट इसका एसेट्स है, जिसमें नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला भाग है फिक्स्ड एसेट्स का। जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे, इसमें टेंजिबल एसेट्स यानी कि ऐसी संपत्तियां जो कि फिक्स होती हैं, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये तमाम संपत्तियां हमारे लिए फिक्स एसेट्स का काम करती हैं। जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा था तो क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारी फिक्स एसेट्स मौजूद हैं और उन पर डेप्रिसिएशन भी कटा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है 89,607 रुपये का। इसके बाद यहाँ पर लूज टूल्स भी है, इन सब पे डेप्रिसिएशन कटा हुआ है। मोटर गाड़ियाँ हैं और इसके बाद गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट और मशीनरी, इन सब पर यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी कटा हुआ है। अब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग बैलेंस शीट में दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए हमने इसका नोट्स टू अकाउंट तैयार करा। यहाँ पर ये वर्किंग नोट नंबर 8 है और इसमें फिक्स एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 89,607 का है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं कटा है। लूज टूल फिक्स एसेट्स माना गया क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन कट रहा है। 1,335 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ये रकम आएगी। मोटर कार में डेप्रिसिएशन, मोटर कार का 20% काटने के लिए कहा गया, उसको घटा देंगे। प्लांट और मशीन का भी डेप्रिसिएशन 10% घटाएंगे और फर्नीचर एंड फिटिंग का भी उसकी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे। टोटल इन अमाउंट का जो टोटल है 2,55,157 रुपये यानी 2,55,157 होता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने फिक्स एसेट जो टेंजिबल एसेट्स है यानी जो दिखने वाली संपत्तियाँ हैं वो 2,55,157 की हैं। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में हम गुडविल लिखेंगे जो कि दिखती नहीं है परंतु मौजूद है सवाल में, वो है 62,185 यानी 62,185 रुपये की। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ख्याति, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन में मौजूद है। इसके बाद अगला पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसको हम विनियोग बोलते हैं। यदि विनियोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ विनियोग लिखा है, तो इसको आप क्वेश्चन में जरूर देखा कीजिए कहीं विनियोग लिखा तो नहीं है। तो यहाँ पर विनियोग शब्द 10,000 रुपये का मौजूद है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 10,000 रुपये का विनियोग लिखा है। अब आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स की अगर बात करते हैं तो करंट एसेट में सबसे पहला पॉइंट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक से है।
जब क्वेश्चन देखा गया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 24,200 रुपये की है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है 24,200। इसके बाद ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल का मतलब होता है डेटर्स और बिल्स रिसेबल, उन दोनों का टोटल करके रकम आती है। यदि ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राप्य बिल यहाँ पर 9,850 का है और जो देनदार हैं वो हैं 25,700 के, और यहाँ पर देनदारों पर अशोध ऋण के लिए भी 5% का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि देनदारों को हम जोड़ेंगे, बिल्स पेबल को जोड़ेंगे, बिल्स रिसेबल को जोड़ेंगे, यानी डेटर्स को जोड़ा जाएगा और बिल्स रिसेबल को जोड़ा जाएगा। तो पहले हम डेटर्स को लिखेंगे, इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% घटा के जो रकम बचेगी उसमें बिल्स रिसेबल को जोड़ के टोटल ट्रेड रिसेबल 34,265 रुपये 34,265 लिख दिया जाएगा। ये दूसरी रकम हो गई करंट एसेट्स की। इसके बाद तीसरी रकम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस रकम में कैश और बैंक आता है, कैश और बैंक का टोटल कर दिया जाएगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हाथ में रोकड़ 517 रुपये है और बैंक में रोकड़ लास्ट में लिखा हुआ है 10,372 रुपये। इन दोनों रकमों को अगर हम टोटल कर देंगे तो 10,889 रुपये हो जाएंगे। लास्ट में है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आता है, यानी प्रारंभिक व्यय। अगर प्रारंभिक व्यय की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक व्यय आप ध्यान से देखेंगे तो प्रारंभिक व्यय बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है 15,000 रुपये की। यहाँ पर प्रारंभिक व्यय 15,000 रुपये। क्वेश्चन में प्रारंभिक व्यय की कोई भी रकम यहाँ पर काटने के लिए अगर कही जाती है तो उसको हम घटा के लिखते हैं, यानी माइनस करके। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो उस रकम को हम अदर करंट एसेट्स के नाम से सीधा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख दो और 15,000 रुपये लिखकर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कर देंगे। अब हमारी टोटल जो एसेट साइड का बैलेंस है 4,11,696 रुपये पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो पूरा बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वह आपके सामने पूरी तरह से स्क्रीन पर मौजूद है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ज़रूर नोट कर लेंगे, मतलब इस जो वीडियो है इसको रोक रोक करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 फाइनल अकाउंट का कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेस के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू आप लेते रहेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।